मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। ये सामने द्रोणागिरी गांव और यहाँ के लोग पर्वत महाराज की पूजा करते हैं। और ये हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जब हनुमान जी यहाँ से संजीवनी लेके गए थे तो पर्वत महाराज का एक हिस्सा वो उखाड़ कर ले गए थे, जिससे कि आज भी जो पर्वत जी महाराज का जो पासवा जो नृत्य होता है उसमें आज भी उनका एक हाथ से उनको अपाहिज दिखाया गया है। और ये है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे हमारी शाम गुजरी। काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। आप लोग कभी भी आए तो यहाँ पे ठहर सकते हैं। इस गेस्ट हाउस की जो व्यवस्थाओं को देखते हैं वो यहाँ के ग्राम प्रधान होते हैं और काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव ये लोग हैं। सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी, सारी व्यवस्थाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, गरम बिस्तर, खाना। वहीं गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर पे आप देखेंगे कि एक पानी का धारा है, एक नाला है, वहीं पे सारे सुलभ शौचालय हैं। और इन्हीं के पास हमको दिखाई देता है एक बड़े से जानवर का सींग, आप देख सकते हैं। वहीं धारे के पास हम देखते हैं कि स्थानीय लोगों ने कुछ ये फरण उगाई हुई है। तो जिसने फरण का तड़का देके दाल खाई हुई है वो समझ सकता है कि ये जायका कितना ज़बरदस्त इसका दाल में टेस्ट आता है। वहीं आप देखेंगे ये एक दूसरे तरीके का प्रोडक्ट है। ये काला जीरा होता है जो विशेषकर यहीं पाया जाता है। ये काला जीरा। हम लोगों का ब्रेकफास्ट मैगी तैयार हो चुकी है। मास्टर शेफ़ इसको परोस रहे हैं। नरम नरम होठों से गर्मा गर्म मैगी का टेस्ट लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे के सफ़र के लिए। और ये हमारे दूसरे दिन का सफ़र होने वाला है द्रोणागिरी से और बागनी बेस कैंप, बागनी ग्लेशियर जो ये ऊपर आप देखेंगे। तो हम सभी लोग बिल्कुल रेडी, एकदम मुस्तैद और पिट्ठू बांध के अपना निकल चुके हैं। 7 लोगों का हमारा एक ग्रुप। ये हमारे मास्टर शेफ़ इनको खाना बनाने और ट्रैकिंग के अलावा पुराना जो कल्चर जो लुप्त हो रहा है इसको देखने का, इसको संजोने का भी शौक़ है। तो ये अपना कुछ कलेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस बीच मैं आपको दिखा देता हूँ द्रोणागिरी के कुछ मकानों की एक झलक। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पे मकान हैं। आप देख सकते हैं लकड़ी के ये मकान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये गांव का एक मंदिर है। ये इसके अंदर नंदा देवी जो इनकी आराध्या देवी है, इनकी मुखौटा वगैरह सभी चीज़ें हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेला भी लगता है। नंदा देवी का काफ़ी अच्छा आयोजन किया जाता है। आपको मौका मिले आप अवश्य आएँ। मंदिर में हाथ जोड़ने, पूजा प्रार्थना करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे के सफ़र के लिए। तो ये जो सामने दिख रहा है यहाँ हमें जाना है आज। ये देखिए, ये हमारा आज का ट्रैक होने वाला है दोस्तों। जब हम यहाँ से आगे का सफ़र करते हैं तो ये देखिए, कुछ मैं आपको आकृति दिखाऊंगा। ये सभी लोग फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो इस तरह की आकृतियाँ यहाँ रास्ते में दिखाई देती हैं। ये शायद स्थानीय देवता कुछ होंगे गांव के। ये देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ। ट्रैक पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे जो बारिश और बर्फ़बारी वगैरह में रहने का आपके पास एक साधन हो सकता है। तो उसका हमने थोड़ा सा मुआयना करके आगे बढ़ते हैं। रिसर्च स्टेशन द्रोणागिरी एंड बागनी ग्लेशियर। और ये देखेंगे आप, वाडिया इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कुछ रहने का टेम्परेरी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। ये टेंट वगैरह है। ये सामने बागनी नाला बह रहा है और ये बागनी ग्लेशियर ऊपर आपको दिख रहा है। बागनी ये नाला। वाडिया इंस्टीट्यूट लगातार कई सालों से रिसर्च कर रहा है ग्लेशियरों पर कि किस तरीके से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट लगातार ये रिसर्च कर रहा है कि किस तरीके से, किस गति से हमारे ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग आदि का जो इफ़ेक्ट हमारे ग्लेशियरों पे हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है। ये पंचिंग बैग यहाँ पे लगाया गया है।
और हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा भटक चुके हैं। हमें जहाँ ये भोजपत्र का जंगल दिख रहा है इसके ऊपर ऊपर जाना था, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। और अभी यही गुफ्तगू चलती हुई कि कैसे इस ग्लेशियर को पार करते हुए हम द्रोणागिरी पर्वत पे पहुँचेंगे। तो सारे लोग यही डिस्कस कर रहे हैं आपस में। जी भैया, क्या क्या दिक्कत हो गई है? क्या किस मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? कुछ नहीं जी बताएं। देखो जी जी देखिए परतवाल जी, इसका आनंद है। देखो जी कुछ नहीं है, मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा वाडे इंस्टीट्यूट का वो भी देख लें। ओके। रिसर्च का जो उनका अपना कैंपस है, अच्छा, ये इनका वाडे इंस्टीट्यूट का। जी 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 कैलकुलेशन करते हैं जी। और अभी जो आप देख रहे हो बागनी ऊपर सामने, हाँ जी जी। तो हम क्या करेंगे अभी की छोटी रिवर है जो, मतलब हम एक ऑफ रोड को चुनेंगे, आपका कहना ये है? और वहाँ पर जहाँ पे आपको पत्थर दिख रहा है बड़ा सा, जी, वहाँ पे पानी थोड़ा समतल है, वहाँ पे कैचमेंट एरिया बड़ा है पानी का। ओके, तो वहाँ पे हम उसे क्रॉस करके उस साइड चलेंगे। ठीक है। वहाँ से एक बारीक पगडंडी है, तो सीधे सीधे। तो हम लोग आज टेंट कहाँ पे लगाने वाले हैं? आज हम टेंट लगाएंगे भाजी, वो जो दिख रहा है आपको पर्वत दिख रहा है, ठीक है, उसके बॉटम में है बागनी ग्लेशियर बेस कैंप। ठीक है दोस्तों, तो आपको लेके चलते हैं थोड़ी देर में ऊपर। ये वाडिया इंस्टीट्यूट वालों ने कुछ अपने उपकरण लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल हवा से घूम रहा है और ये बीच में एक आप देख रहे होंगे, ये डायमंड की तरह जैसा कुछ रखा हुआ है, जैसे फिल्मों में एक डायमंड रखा रहता है और उसको बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखा जाता है। बर्फ गिर जाती है। सवाल करने लो। ये मान कमर तक मान के चलो। 3 फीट पानी का सैंपल ले रहे हो, क्या चेक कर रहे हो आप उसके? इसमें सेंटीमेंट अच्छा, मतलब मेल्टिंग जो ग्लेशियर पूरा पिघल प्रोसेस रहे है हैं क्या वो बोलते हैं, चीजें यहाँ से भी स्टार्टिंग से ग्लेशियर से प्रोसेस है हमारा। अच्छा, वहाँ ऊपर भी प्रेशर में स्टिक है। अच्छा, स्टिक रेटिंग होती है, स्टिक उसमें तो लेते क्या हैं। आजकल ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं क्या? पिघल रहा है, बहुत तगड़ा पिघल रहा है। पिघल रहा है ना पहले से तो काफी ज्यादा हो गया। आप कितने सालों से हैं? मेरे को गया भी 7 साल हो गए। भाई हेड्स ऑफ आपके लिए, आप राकेश से छोटा भाई हो। अच्छा, और गब्बू भाई हो गया, वो बड़ा भाई हो। अच्छा, गब्बू बड़ा मौसी का लड़का है, वो ताऊ का लड़का है। तो जैसे भाई ने बताया, ये 7 सालों से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ग्लेशियर किस गति से पिघल रहा है, क्या क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हो रही है। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 12 महीनों यहाँ पे रहते हैं, जब बर्फ़ गिरती है तो नीचे द्रोणागिरी गांव की तरफ चले जाते हैं। हम लोग ट्रैक से थोड़ा भटक चुके हैं, तो इस वजह से हमें ये ग्लेशियर द्वारा लाए गए बड़े बड़े बोल्डर्स के ऊपर अपना चलकर अपना ट्रैक ढूंढना होगा। और इसमें काफ़ी मशक्क़त हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रहता है, इसमें पैरों में मूंछ आने का डर रहता है और ये ट्रैकिंग में काफ़ी घातक साबित हो सकता है। Come on! हाँ, ऐसे लग रहा है मुझे। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से इस माइनस टेम्परेचर वाले पानी को, इस नाले को हमने कैसे जंप करके पार किया और किस तरीके से हमने सारा सामान नाले के दूसरी ओर पहुंचाया, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके थे, इसलिए हमारे साथ ये परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। एक तो इस पानी का टेम्परेचर इतना कम था और ऊपर से दोपहर का समय होने के कारण जो ग्लेशियर होता है वो ज़्यादा पिघलता है, तो ज़्यादा ये वाटर प्रेशर, ज़्यादा पानी यहाँ पे बह रहा था, जिससे कि
किसी की भी हिम्मत इस चीज़ की नहीं हो पाई कि इसमें चलते हुए इसको पार किया जाए। तो सब ने डिसाइड किया कि कहीं से हम कूदकर इसको पार करेंगे, तो सब लोगों ने इसको कूदते हुए पार किया। आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ को किस तरीके से हमने दूसरे किनारे तक पहुंचाया। सुबह और शाम के वक्त आप देखेंगे तो ग्लेशियर में जो ये पानी होता है ये थोड़ा सा कम पिघलता है, तो ये पानी का फ़्लो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोपहर में जब धूप तेज़ हो तो ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिघलता है और ये आपको बहाने की भी क्षमता रखता है। आप हल्के में नहीं ले सकते हैं किसी ग्लेशियर को पार करना। तो हम लोगों ने जैसे तैसे सारा सामान नाले के दूसरी तरफ पहुंचाया, एक एक करके एक एक आदमी को नाले के दूसरी तरफ सब ने जंप किया और सब लोग धीरे धीरे नाले को पार किया हमने। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से एक एक चीज़ को सुरक्षित हम नाले के पार करा रहे हैं। ये देखिए, ये है ट्रैवलिंग बैग भी इस तरीके से हमने पार किए। हम 7 में से 6 लोग तो नाले को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इनका वेट थोड़ा हैवी होने के कारण ये जंप नहीं कर पाते हैं। तो ये किसी तरह से थोड़ा सा पकड़ वकड़ के देखिए किस तरीके से नाले को दोनों हाथों से नाले के बीचों बीच पत्थरों को पकड़ पकड़ के ये क्रॉस करते हैं, आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम सभी लोगों ने बागनी नाले को पार कर दिया है और ये सामने भोजपत्र का काफ़ी बड़ा जंगल आपको दिख रहा है। ये देखिए, काफ़ी फैला हुआ ये भोजपत्र का ही पूरा जंगल है और यहाँ से हम अपना सफ़र अब आगे जारी रखेंगे और ऊपर बागनी की तरफ रुख करेंगे। अब एक नाला पार करने के बाद ये दूसरा नाला, और हमें इसके पैरेलल जाके कहीं इसको भी ज़रूर पार करना होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है वो नाले के दूसरी तरफ है। ये आप बड़े पत्थर के किनारे किनारे वो प्रॉपर ट्रैक है। तो अब हमें उस ट्रैक को पकड़ने के लिए इस नाले को भी पार करना होगा। इसका भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन है और ये देखिए किस तरीके से वीडियो में भले ही थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही ठंडा ये पानी है। देखिए घुटनों तक यहाँ बिल्कुल जाम हो चुके हैं, घुटने जाम हो चुके हैं। और फिर से हमें इस नाले को भी पार करना है। ये निश्चित रूप से इसमें ज़्यादा फ्लो नहीं है, क्योंकि ये फैला हुआ थोड़ा सा इसका फैला हुआ कैचमेंट है। तो लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल हार्ड कमाने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही ठंडा यहाँ पे लग रहा है। एक एक करके फिर से हम सभी लोग इस दूसरे नाले को पार कर रहे हैं और ये स्टिक के सहारे किसी तरीके से हम लोग नाले को पार कर रहे हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि कभी भी आप किसी ग्लेशियर का ट्रैक कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, क्योंकि एक तो काफ़ी ठंडा ये पानी होता है। आपके बीमार होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। हाई एल्टीट्यूड पे आप बीमार हो सकते हैं। और ये फाइनली हम सब जब नाले को पार करते हैं तो जो डॉगी हमें ज्वाइन करता है आधे रास्ते से, उसका भी हम लोगों ने सबने रेस्क्यू किया। एक उसको भी पार करना हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो 2 नालों के बीच में फंस चुका था। ना तो वो वापस घर जा सकता था और ना वो हमारे साथ आ सकता था। तो हमने डिसाइड किया कि उसको भी हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो फाइनली हम उसको भी लेके आ गए हैं और 7 लोगों के साथ एक ये डॉगी 8वां, इसको भी हमने नाला पार करा दिया। देखिए सभी लोग ठंड से बहुत कांप चुके हैं। काफ़ी एनर्जी हमारी वेस्ट हो चुकी थी, तो एनर्जी को वापस फिर से स्टोर करने के लिए हमने डिसाइड किया कि एक बार
पहाड़ वाली मैगी बनाएंगे। तो ये हमारी पहाड़ वाली मैगी बनकर तैयार हो रही है। तब तक हम जो बिस्किट नमकीन वगैरह जो लेके गए हैं उसको थोड़ा सा सभी लोग लेते हैं कि हमारी एनर्जी फिर से वापस स्टोर हो जाए। और ये हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है और हमारा नाम भी शुमार हो चुका है उन लोगों में जिन्होंने पहाड़ पे मैगी खाई है। तो दोस्तों हम भी उनमें से एक हैं जिन्होंने दोस्त पहाड़ पर मैगी खाई है। ये देखिए सुंदर सी मैगी हमारे मास्टर शेफ। और मैगी खाने के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बिल्कुल ग्लेशियर की जड़ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा टफ और थोड़ा सी चढ़ाई का सफ़र शुरू होता है। ये थोड़ा पथरीला रास्ता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा मुश्किल भी है। और ये हम इतना आ चुके हैं नीचे से। हम लोग बागनी ग्लेशियर में अप्रॉक्सीमेट पहुंच ही चुके हैं। काफ़ी दूर से ये पास दिख रहा है लेकिन इतने पास भी है नहीं। 2 घंटे हमें लगातार इस मलबे के ढेर पर चलता हुआ हो गया है। ये हमारे एक साथी आराम फरमा रहे हैं और बाकी के लोगों का अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। सभी लोग थक चुके हैं और निश्चित रूप से हम भी बहुत थक गए। शाम के 4 बज चुके हैं। 5 जने तो पहुंच गए गिरते पड़ते, लेकिन 2 लोग अभी भी काफ़ी दूर। शायद आपको दिख पाए वहाँ पे पहाड़ी पे। फाइनली हम बागनी से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हैं और हमने डिसाइड किया है, काफ़ी थक चुके हैं तो हमने डिसाइड किया है कि यहीं पे टेंट लगाया जाएगा। ये हम टेंट लगा चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सर्द हवा और काफ़ी तेज़ हवा लगातार चल रही है। तो हम सभी लोगों ने कैप, अपने टोपी, अपने जैकेट्स पहन लिए हैं। फाइनली हमारे दोनों टेंट सेट हो चुके हैं और अब हमारी तैयारी है रात के डिनर की कि कहाँ पे हम चूल्हा लगाएंगे, कहाँ पे हवा कम चले, कहाँ पे किस तरीके से हम खाना बनाएंगे। और ये ठीक ऊपर आप देखेंगे बिल्कुल पर्वत की जड़ में हम लोग रुके हुए हैं। तो हमारा टेंट सेट हो चुका है। खाने के लिए चूल्हे का लोकेशन सेट हो चुकी है और हमारे कैमरे भी सेट हो चुके हैं। ये सनसेट का एक दृश्य आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से पहाड़ों पे सनसेट होता है, किस तरीके से बादलों का जो मूवमेंट होता है, किस तरीके से धूप पहाड़ के पीछे जाके छुपती है। ये शानदार ये एक दृश्य
शाम भी ढल चुकी है। तूने चेहरे पे झुकाया चेहरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना दिलकश ये नज़ारा है। सभी लोग खाना खा के एक्चुअली काफ़ी थक चुके हैं, तो सभी लोग सो जाते हैं। मिलते हैं अगली सुबह। जब तक हमारी आँख खुलती है तो ये सूर्योदय का एक नज़ारा है। सूर्य की किरणें सामने बागनी पर्वत पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं और बादलों का ये मूवमेंट थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। फिर सफ़र शुरू होता है यहाँ से आगे का। बागनी एक्चुअली हम बागनी बेस कैंप तक अभी भी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जो चलने में थोड़ा सा वीक थे, तो उनकी वजह से हम बागनी से थोड़ा दूर ही हमने स्टे किया था। तो हम डिसाइड करते हैं अर्ली मॉर्निंग बागनी चलने का। और बागनी बेस कैंप जाने के लिए भी हम 4 लोग ही रेडी हो जाते हैं। 3 लोग अपने हौसले बुलंद नहीं कर पाते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैंप में ही रहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बागनी की तरफ। और यहाँ से नज़ारे जो दिखते हैं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको आना होगा, आपको देखना होगा, आपको प्रत्यक्ष यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए सुंदर सुंदर कितने सारे यहाँ पर फ्लावर्स। और ये कोहरा सुबह का ये टाइम है, तो सन लाइट से ये कोहरे का मूवमेंट काफ़ी इस समय होता है। तो आप देखेंगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामने अभी कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे एक्चुअली बागनी बेस कैंप है। तो हम लोग चलते जाते हैं। अब ये देखिए कोहरा थोड़ा सा छट चुका है। सामने हिमालय की 2 चोटियाँ दिख रही है। एक तो बागनी है और एक कुछ और करके होगी। फिर से बादलों ने एक बार छुपा लिया है हिमालय को। लेकिन ये जो बुग्याल है ये काफ़ी फैला हुआ दिख रहा है और काफ़ी सुंदर ये दृश्य है। काफ़ी मनोहारी इसको आप कह सकते हैं, मन को लुभाने वाला। ये देखिए ये पूरा एक ग्लेशियर वाला भाग है। यहाँ पर बर्फ़ से ढका रहता है। ये नीचे आपको दिख रहा है, ये ग्लेशियर है। ब्लैक आइस यहाँ पे काफ़ी हिस्से में फैली हुई है। और ये बुग्याल काफ़ी लंबी, ये देखिए। आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से बादलों का ये मूवमेंट यहाँ पे कितना होता है सुबह के समय, जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट हिमालय पे पड़ती हैं, तो किस तरीके से ये बादल बन के मूवमेंट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये सामने बागनी पर्वत और ये बागनी बेस कैंप का फैला हुआ बुग्याल आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ये काफ़ी लंबे और चौड़े क्षेत्र में ये बुग्याल फैला हुआ है। तो यही बागनी बेस कैंप है। यहाँ आके आप कह नहीं सकते हैं कि आपको अलग ही फील होता है। लेकिन द्रोणागिरी जो पर्वत है वो जो है सामने, ये जो हिमालय की एक पर्वत दिख रही है, इसके पीछे कहते हैं कि द्रोणागिरी है।
उसके लिए और आगे आपको जाना पड़ता है। उसके लिए आपको कालंका बेस कैंप करना पड़ेगा, वहाँ से ही आपको द्रोणागिरी के असली दर्शन होंगे। तो ये देखिए, ये सामने ये जो पूरा क्षेत्र है ये बागनी का बेस कैंप है। ये देखिए, हवाएं बहुत सर्द है, बहुत ठंडी हवाएं हैं। और मैं अपने टीम के मेंबरों से काफ़ी आगे पहुंच चुका हूं, बाकी लोग पीछे ही रुक गए हैं। तो मैं भी फाइनली ये डिसाइड करता हूं कि मैं भी आगे नहीं जाऊंगा अकेले अकेले, और मैं भी लौटने का एक भारी मन से लौटने का फ़ैसला करता हूं, क्योंकि द्रोणागिरी का जो द्रोणागिरी पर्वत का जो बेस कैंप है वो अभी भी अधूरा रह गया। एक मन में एक कसक है कि मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस सा खुद से करने का है कि द्रोणागिरी तो डेफिनेटली करने वाले हैं हम। आगामी कुछ सालों में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डेफिनेटली द्रोणागिरी के दर्शन होंगे, और द्रोणागिरी पहाड़, द्रोणागिरी पर्वत हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैं भी वापसी के रास्ते पे निकल चुका हूँ। दूर दूर तक कोई ग्रुप का मेंबर दिख नहीं रहा है, सब लोग पीछे ही रुक गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेके कि अकेले आप नहीं जा सकते हैं। आप हेल्थ इश्यूज़, हाई एटीट्यूड की कहीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अकेले जाना प्रीफर नहीं करना चाहिए। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि कैंप की तरफ मूव किया जाए। ये देखिए, यहाँ पर रास्ता यातायात हेतु उपलब्ध नहीं है। कल हम यहाँ से रास्ता भटके थे, लेकिन आज जब सही रास्ते आए हैं तो देखा यहाँ तो ये रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है। फिर से एक और मुसीबत। लेकिन हमारे पास यहाँ पे से कोई ऑप्शन नहीं है पार करने का। फिर ये दोपहर का समय है और नदी का फ्लो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही तेज़ है। तो हम डिसाइड करते हैं कि एनी हाउ यहीं से पार किया जाएगा, अदरवाइज़ हमें बहुत ही लंबा एक सफ़र तय करना पड़ेगा फिर से दूसरे रास्ते को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी धाराएं एक साथ कलेक्ट हो गई हैं, तो वाटर जो प्रेशर है वो भी काफ़ी है। तो हम डिसाइड करते हैं कि एक एक करके यहीं से पार करेंगे। थोड़ा डर सा है, लेकिन चलेगा। आपकी नज़र पीठ पर बंधे इस लाल रंग के बैग पे ज़रूर जा रही होगी। ये इस बैग में एक्चुअली हमने सारा जो प्लास्टिक है उठा के इसमें रखा हुआ है कि हम कुछ भी हिमालय पे नहीं छोड़ेंगे, सब अपने साथ वापस लेके जाएंगे। और सारे लोग एक एक करके पुलिया को पार करते हैं। डर का ये माहौल है, लेकिन डर के आगे जीत है। और आपको जब कोई ट्रैक करना होता है तो ऐसे छोटे मोटे रिस्क तो लेने पड़ते हैं भाई, तो बनता है। ये देखिए, ये किस तरीके से जान को हाथ में रख के भाग रहे हैं सभी लोग। ये है अभी नेक्स्ट बंदा, ये देखिए। और अभी किनारे से अभी ये दौड़ लगाने वाला है। ये देखिए, ये
तो सभी लोग इस तरीके से डर डर के इस पुलिया को पार करते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से ग्लेशियर से पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। तो इसलिए ग्रामीणों ने इसको ब्लॉक किया हुआ था कि इसको लोग कम से कम यूज़ करें। फाइनली हम गांव में पहुंच चुके हैं और इत्तेफाक से ये हमारी खुशकिस्मती से यहाँ पे ग्रामीणों ने किसी पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें भी प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। 5 बंदे हम पहुंच चुके हैं, 2 बंदे अभी भी पीछे हैं जिनका हमें इंतज़ार है। और ये है वो रहस्यमयी पोटली जिसमें हमने सारा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ, प्लास्टिक डाला हुआ है। हमने डिसाइड किया इसको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ रोड में पुल में अच्छा और 1 बजे लगभग। चलो ठीक जी हैं। ये महिलाएं भी पूजा हेतु गांव में आ रही हैं, तो इनसे बातचीत से पता चला कि लगभग 4 घंटे का इन्होंने सफ़र तय किया है। और ये पोटली हम साथ में लेके जा रहे हैं। इसको एक आप सब लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी कहीं जाएं तो प्लास्टिक को कृपया करके वहाँ ना छोड़ें। क्लीन हिमालय, ग्रीन हिमालय। और ये देखिए हिमालय का निर्मल जल किस तरीके से कलकल करता हुआ, और कितना शुद्ध ये जल है। तो ये सब इसीलिए है कि इंसान ने यहाँ पे कूड़ा कचरा गंदगी ये सब नहीं की हुई है। तो हम भी क्यों ना प्रकृति के लिए अपना एक फ़र्ज़ अदा करें कि हम जब भी ऐसे अनटच प्लेस पे जाएं, ऐसी जगहों पे जाएं, तो हम वहाँ गंदगी ना फैलाएं। कहीं तो हम साफ़ रहने दें, कहीं तो प्रकृति को छोड़ दें, कहीं तो प्रकृति जैसी है वैसे उसको बना रहने दें। हाँ ठीक है, आप ज़रूर आए, प्रकृति का दीदार करें। प्रकृति ने ये सब बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं। लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो ये प्लास्टिक है इसका यूज़ कम से कम करें। और गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को प्लास्टिक में कर रही है तो हम उसको वापस वहाँ पे ना छोड़ें, वापस अपने साथ लेके चलें और किसी ऐसे जगह पे इसको लेके जाएं जहाँ इसका निस्तारण किया जाता हो। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं समझता हूँ कि ये इस विचार से सभी लोग सहमत होंगे। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।